हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 77 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्रेजाइल क्यों है। यहाँ पे इस स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं, हमने पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसका एक ओवरव्यू आपके सामने प्रेजेंट किया है। पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को प्रोमलगेट हुआ, यानी कि पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल से भी कम अरसे के बाद इसको एब्रोगेट कर दिया गया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। उसके बाद 1962 में पाकिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी 7 साल के अरसे में ख़त्म कर दिया गया और पाकिस्तान का सेकंड मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग गया ऑन 25 मार्च 1969 को। उसके बाद पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन यानी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को प्रोमलगेट किया गया, लेकिन इसको भी 4 साल से भी कम अरसे के बाद इसको भी सस्पेंड कर दिया गया और पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ लग गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर 1985 में इसको रिवाइव किया गया, लेकिन फिर अक्टूबर 99 में कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा सस्पेंड कर दिया गया और पाकिस्तान में चौथी दफ़ा फॉर्मली तो मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन एक चौथा पाकिस्तान में एक मिलिट्री रूल जो है चौथी दफ़ा पाकिस्तान में इम्पोज कर दिया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरी दफ़ा उसका जब रिवाइवल हुआ वो अगस्त 2002 में हुआ। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के साथ क्या होता रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन आते रहा है, लेकिन उसको फिर एब्रोगेट भी किया जाता रहा, जबकि उसके बाद इंडिया में 1950 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया था और अभी तक वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चल रहा है। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पाकिस्तान में एब्रोगेट होते रहे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी की क्या वजूहत है। तो हमने 5 सेट्स ऑफ फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, लैक ऑफ हेल्दी डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस, कल्चरल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स के साथ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, पास के कॉन्स्टिट्यूशंस में और मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसी प्रोविजंस रही हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट की पोजीशन काफ़ी वीक होती रही है। उन प्रोविज़न को अब हम देखते हैं आपके सामने। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पाकिस्तान में इंडिया की तरह इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके सेक्शन 10 ने गवर्नर जनरल को ये एम्पावर किया था कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। तो इस पावर का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 1953 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस कर दिया। और जब उन्हें डिसमिस किया गया, उस वक़्त उनके पास लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी उनके पास थी, लेकिन इसके बावजूद उनको डिसमिस कर दिया गया। फिर उसके अगले साल ही 1954 में गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी, जो कि फेडरल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का काम भी दे रही थी, उसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया। इसके खिलाफ उस वक़्त जो असम्बली के स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट ऑफ सिंध में चैलेंज करते और हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने ये ऑर्डर पास किया कि गवर्नर जनरल ने जो असम्बली को डिसमिस किया था वो गलत था। लेकिन गवर्नमेंट उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चले गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कारअदम करार दे दिया, इनवैलिड करार दे दिया। तो ये गवर्नर जनरल के 2 एक्ट थे, यानी कि पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सैक किया और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को सैक किया। तो इन्होंने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्पिरिट है, उसकी रूह है, उसको उस पर स्ट्राइक किया। ये उसके खिलाफ थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट है, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, किंग या क्वीन हो या प्रेसिडेंट हो, वो सिर्फ एक फिगर हेड होता है और वो हमेशा कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही फैसले करता है, अपने डिस्क्रेशन में फैसले नहीं करता। उसके बाद जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने प्रेसिडेंट को ये पावर दी कि प्राइम मिनिस्टर को वो अपॉइंट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है।
تو کانسٹیٹیوشن نے یہ بتایا کہ پریزیڈنٹ اس ممبر آف نیشنل اسمبلی کو پرائم منسٹر بنائے گا جس کے پاس میجورٹی ہوگی. لیکن کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک ملٹی پارٹی سسٹم تھا اور پولیٹیکل پارٹیز بہت زیادہ انسٹیبل تھی، تو اس سے اس پاور کا اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے، جو اس وقت اسکندر مرزا بن چکے تھے، انہوں نے اس کا بہت زیادہ غلط استعمال کیا. پریزیڈنٹ کے پاس یہ بھی پاور تھی کہ وہ پرائم منسٹر کو سیک بھی کر سکتا ہے اگر اس کے خیال میں اس کے پاس اب میجورٹی کی سپورٹ نہیں رہی. لیکن کانسٹیٹیوشن نے اس بات کو اسپیسیفائی نہیں کیا تھا کہ پریزیڈنٹ کو اس کنکلوژن تک کیسے پہنچے گا کہ پرائم منسٹر ہیز لاس دا سپورٹ آف دا میجورٹی. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر پریزیڈنٹ سمجھتا ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کے پاس میجورٹی کی سپورٹ ختم ہوگی تو وہ پرائم منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائے اور اس میں ووٹ آف کانفیڈنس دے. لیکن پریزیڈنٹ نے اس وقت اسکندر مرزا نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ 1950 سے 1958 تک پاکستان میں 7 پرائم منسٹر آئے، جبکہ انڈیا میں اسی پیریڈ میں صرف ایک پرائم منسٹر جواہر لال نہرو آئے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن جو استعمال کرتی رہے ہیں پارلیمنٹری سسٹم کو، ڈیموکریٹک سسٹم کو ویک کرنے کے لیے، وہ ہے آرٹیکل 58(2)(b). آرٹیکل 58(2)(b) جب کانسٹیٹیوشن بنا 1973 کا تو یہ اس کا حصہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آئین میں جب 8ویں ترمیم کی گئی جنرل ضیاء الحق کے کہنے پہ، تو اس میں اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس آرٹیکل نے پریزیڈنٹ کو یہ پاور دی کہ وہ چاہے تو وہ نیشنل اسمبلی کو اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو بھی ڈسمس کر سکتا ہے اگر اس کے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہی. تو اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے 1988 سے 1996 تک 4 دفعہ نیشنل اسمبلی اور پرائم منسٹر کو سیک کیا گیا، جن میں محمد خان جنیجو کو 1 دفعہ سیک کیا گیا، بینظیر بھٹو کو 2 دفعہ اور نواز شریف کو 1 دفعہ سیک کیا گیا. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. اب ہم آتے ہیں دوسرے فیکٹر پہ، اور وہ ہے لیک آف ہیلدی ڈیموکریٹک کنونشنز. ارسطاٹل گریک فلاسفر، بہت مشہور فلاسفر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دیر از آلویز اے ڈفرنس بٹوین وٹ اے کانسٹیٹیوشن آن پیپر از اینڈ ہاؤ اٹ ایکچولی ورکس. یعنی کہ کانسٹیٹیوشن پیپر پہ کیسا، کتاب میں کیسا ہے، لیکن ایکچولی یہ کیسے ورک کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کا آپس میں ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. تو ایک کانسٹیٹیوشن ایکچولی کیسے کام کرتا ہے، ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کیا ڈیموکریٹکلی کام کرتا ہے، تو اس بات کا فیصلہ کانسٹیٹیوشن کی ریٹن پروویژن نہیں کرتی بلکہ ڈیموکریٹک کنونشنز کرتے ہیں. ڈیموکریٹک کنونشن، یہ کنونشن بنیادی طور پر دے آر رولز آف گڈ پولیٹیکل بیہیویئر جو کہ کسی سوسائٹی میں، کسی پولائٹی میں، کسی اسٹیٹ میں فالو کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کے مطابق جو ہے اپنے فیصلے کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ یو کے میں بھی اور انڈیا میں بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کنگ یا پریزیڈنٹ جو بھی ہو، اس کے پاس پاور ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی سیک کر سکتا ہے اور پرائم منسٹر کو بھی. لیکن ان دونوں کنٹریز میں یہ پاور ایکسرسائز نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ یہ کنونشن ڈیولپ ہو چکا ہے کہ پارلیمنٹ جب بھی ڈیزالو ہوگی وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ کرے گا، اور پریزیڈنٹ یا کنگ پرائم منسٹر کو سیک نہیں کرے گا. اس کے برعکس پاکستان میں جیسے آپ کو بتایا 1953 میں خواجہ ناظم الدین کا جو ڈسمسل تھا پرائم منسٹر کا، پھر 1954 میں جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو سیک کیا گیا، تو انہوں نے یہ جو ہیلدی پارلیمنٹری کنونشنز ہیں جو کہ یو کے اور بعد میں انڈیا میں بھی ڈیولپ ہوئے، وہ پاکستان میں اس طرح کے ہیلدی پارلیمنٹری کنونشن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے. تیسرا ہم آتے ہیں کلچرل فیکٹرز کے بعد. یہاں پہ میں انٹروڈیوس کرواؤں گا جے ایس مل کو. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. یہ 19 سینچری کے مشہور برٹش فلاسفر، اکانومسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈیموکریسی کین تھرائیو اونلی ان اے ڈیموکریٹک کلچر. یعنی کہ اگر آپ ڈیموکریٹک سسٹم تو لے آتے ہیں لیکن اس سے پیچھے اگر ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے تو پھر ڈیموکریسی جو ہے وہ پروگرس نہیں کر سکتی. اب جہاں تک ڈیموکریٹک کلچر کی بات کی جائے تو اس میں 3 بڑے فیکٹرز آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے
कि वो कभी भी मिलिट्री इंटरवेंशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसा कि जमहूरी कंट्रीज़ में होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो हमेशा से मिलिट्री इंटरवेंशन को सपोर्ट करते रही है, बल्कि कई दफ़ा मिलिट्री को इनकरेज भी करते हैं, मिलिट्री को बल्कि वो एक प्रॉम्प्ट भी करते हैं कि वो आए और आके हुकूमत को ख़त्म करते हैं। दूसरा बड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर का एक फीचर है, वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कोई भी शख्स कितना भी ताकतवर हो वो कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। सबसे मजबूत जो है जिसकी बात मानी जाती है वो लॉ है। लेकिन बस किस्मती से पाकिस्तान में भी जो बड़े बड़े जितना बड़े लोग हैं वो लॉ को अपने आप को कानून से ज़्यादा बल्कि कानून से ऊपर समझते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो प्रॉम्प्ट नहीं हो सका। और तीसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ उसका बरअक्स लीडर्स को समझा जाता है कि वो इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा मजबूत है। तो अगर एक लीडर है तो डेमोक्रेसी है, अगर एक लीडर नहीं है तो उसकी पार्टी के वर्कर्स के मुताबिक या उसके फॉलोअर्स के मुताबिक डेमोक्रेसी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कल्चर क्यों नहीं आ सका इतने अरसे के बावजूद भी। उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह ये है कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक लीडर रहे हैं उनमें से अक्सर वो रहे हैं जो कि ख़ुद मार्शल लॉ की या मिलिट्री पीरियड्स की मिलिट्री रजीम्स की पैदावार थे, जिनमें ख़ास तौर पर मैं नाम लूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो अयूब खां के दौर में पॉलिटिक्स में आए, मिनिस्टर बने और फिर अयूब के ख़िलाफ़ हो गए, और दूसरा नवाज शरीफ साहब के जिनको जनरल ज़ियाउल हक जो है वो सियासत में लाए थे और वो उनके पैट्रन और मेंटोर थे। तो क्योंकि वो खुद भी एक मिलिट्री एक डिक्टेटरशिप की पैदावार थे, लिहाजा उनके अंदर कभी भी एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट जो है वो पैदा नहीं हो सका। एक और इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और अभी भी फ्यूडल ट्रेडिशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्यूडलिज्म की बुनियाद अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर है, यानी कि जो बात ऊपर की अथॉरिटी ने कह दी वो आपने माननी है, जबकि डेमोक्रेसी की बुनियाद इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इकट्ठी नहीं चल सकती। बदकिस्मती से हमारे जो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक लीडर्स रहे हैं जैसे ज़ैड भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो, ये ख़ुद भी जो थे बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स थे। तो ये कहना कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दूसरा, फ्यूडलिज्म में एक चीज़ ये भी होती है कि वहाँ पे पर्सनल और पब्लिक लॉ और एसेट्स में फ़र्क नहीं किया जाता। मसलन अगर मेरा कोई सरकारी मेरे पास अगर कोई ओहदा है, अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है तो मेरा वो ज़ाती मुलाजिम नहीं है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि फ्यूडल ट्रेडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, ना सिर्फ रूरल एरियाज़ में बल्कि शहरों में भी, इसकी वजह से जो पब्लिक ऑफिशल्स हैं उनको हम अपना जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनको अपना ज़ाती मुलाजिम समझते हैं और उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए, स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। चौथा फैसला आता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का, जैसे बात हमने ख़त्म की थी तीसरी लास्ट स्लाइड में, वहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है। ये ना सिर्फ डेमोक्रेसी को कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स या मार्शल लॉ से प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि डेमोक्रेसी की ग्रोथ के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट भी जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और ये अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे तो एक वीक लीडर भी अगर कोई होगा, वीक पॉलिटिशियन भी होगा, तो वो भी सर्वाइव कर जाएगा और वो डिलीवर कर सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ उसको मिलेगी वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। पाकिस्तान में बदकिस्मती से स्ट्रॉन्ग और स्टेबल जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं बन सके। उसकी वजह यह है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उनकी कोशिश ये रही है कि इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें अपने जिनको वो समझते हैं कि अपने लॉयलिस्ट उनको अपॉइंट किया जाए। मिसाल के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था, जबकि ज़ियाउल हक सीनियरिटी में नंबर 6 थे, क्योंकि वो समझते थे कि वो बड़े उनके लॉयलिस्ट हैं। इसी तरह जुडिशरी में भी कोशिश की जाती रही है
कि जजेस जो है वो इस तरह के लाए जाए जो हुकूमत के फेवर में वर्डिक्ट दे दे। और इलेक्शन कमीशन को भी हमारे अभी तक वो क्रेडिबिलिटी नहीं मिल सकी जो कि बाकी डेमोक्रेटिक स्टेट्स में है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। यही वजह है कि 1958, 1977 और फिर 99 में जब मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ तो जुडिशरी ने तीनों दफ़ा इस मिलिट्री इंटरवेंशन को वैलिड करार दिया, उसके हक में फैसला दिया। और उन्होंने कौन सा तीनों दफ़ा डॉक्ट्राइन इन्वोक किया, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जिसका मुराद ये है कि इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन एंड इलीगल एक्ट और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में आल्सो बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसको इन्वोक करते हुए उन्होंने किया। तो अगर हमारे यहाँ एक क्रेडिबल जुडिशरी बन गई होती पास्ट में तो हो सकता था कि वो मार्शल लॉ के अगेंस्ट फैसला देती। और फिर यही वजह है इंस्टीट्यूशन की ना होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के, कि हमारे यहाँ जब भी इलेक्शंस होते हैं उनकी फेयरनेस को क्वेश्चन किया जाता है। जैसे लास्ट इलेक्शन थे या उससे पहले भी जो इलेक्शन हुए, जैसे 1977 के इलेक्शन थे जिसको नहीं माना गया, जिसकी फेयरनेस पे सवालात उठाए गए, उसके बाद में PNA की मूवमेंट चली और फिर भुट्टो साहब की हुकूमत जो थी वो ख़त्म हो गई। पांचवा और आखिरी फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। डेमोक्रेसी बेसिकली का मकसद ये है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, और लोगों को एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है कि उनको इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाए, उनको इकोनॉमिकली बेटर ऑफ किया जाए। और यूरोप में ख़ासतौर पर वेस्टर्न यूरोप में अगर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुई है, स्टेबल हुई है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे प्रो पीपल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, यानी कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की हिस्ट्री। अगर आप इसमें देखें कि 2 डेकेड्स ऐसी थी कि जिसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6% से ज़्यादा थी, एक 1960s में और दूसरी 1980s में। अब इन दोनों पीरियड्स में एक ही चीज़ कॉमन थी कि दोनों में मिलिट्री गवर्नमेंट थी। 1960s में जनरल अयूब की हुकूमत थी और 1980s में जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जमहूरी दौर है उसमें आम तौर पे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़रा स्लो होती रही है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती रही है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी बनाना और लोगों को फैसिलिटेट करना भी मुश्किल होता रहा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्यों स्लो हुई है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई भी है पाकिस्तान में, उसके फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाई इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच, यानी कि ऊपर के लोगों को पहले आप दें और फिर नीचे खुद भी आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। तो यही वजह है इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँच सकते। और मशहूर इकोनॉमिस्ट अकबर जैदी, जिनकी बड़ी मशहूर किताब है इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, वो उनके मुताबिक अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी इस तरह की है कि उसमें जो मेजॉरिटी आपकी सोसाइटी है उससे एक्सक्लूड हो जाती है, तो उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में स्टेक्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है, क्योंकि लोगों को तो अपने हालात बेहतर करने हैं। तो अगर डेमोक्रेसी ने सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक लीडर्स मस्ट विन दी कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड दे शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो जब आम आदमी का स्टेक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंक्रीज होगा तो फिर वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट भी करेगा, और अगर कोई डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन होगा तो फिर वो सड़कों पे भी लोग आएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजें। थैंक यू।